Hi, welcome to the channel The Social Sciences. Today we are going to discuss Chapter 2 of History of Class 10th, that is Nationalism in India. और इसका फर्स्ट सब टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर वन से, जो कि लड़ा गया था बिटवीन 1914 टू 1918। जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो इंडिया में इंडियन से परमिशन नहीं ली गई। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी और उसके कारण बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हमें देखने को मिले जो कि बहुत अनइवेंटफुल थे। तो हमने देखा कि इंडिया में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बिकॉज इंडिया हैड टू पार्टिसिपेट, तो इंडिया में कुछ रेपरकशंस देखने को मिल रहे थे। सबसे पहला रेपरकशन था कि हमारे देश का डिफेंस एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। बहुत सारे वॉर लोन्स लिए जा रहे थे और लोगों पे टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे। साथ-साथ कस्टम ड्यूटीज़ भी बढ़ा दिए गए थे और नए-नए इनकम टैक्सेस भी इंट्रोड्यूस किए जा रहे थे। इन एडिशन हमारे देश में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट यानी ज़बरदस्ती सोल्जर्स को आर्मी में रिक्रूट किया जा रहा था। इसके साथ-साथ शॉर्टेज ऑफ फूड और इन्फ्लुएंजा जैसे कंडीशंस भी देखने को मिल रहे थे। तो ये सारी सिचुएशन थी जो कि इंडिया में डेवलप हो गई थी बिकॉज़ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है? यहाँ पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक मतलब इन्फ्लुएंजा इज़ अ डिज़ीज़ एंड एपिडेमिक मतलब महामारी, है ना? तो कोई ऐसी बीमारी जो कि बहुत ज़्यादा फैल जाए तो वो एपिडेमिक बन जाती है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन थी वो इंडिया में डेवलप हो चुकी थी एंड दिस पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज़ यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? ठीक है? तो ये सिचुएशन इंडिया में डेवलप हो चुकी है। पीपल आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट अ चेंज, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव टू पार्टिसिपेट इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर either willingly or not। और इसी सिचुएशन में इसी टाइम में इंडिया में एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया इन द ईयर 1915। महात्मा गांधी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ही वाज बोर्न इन 1869 2 अक्टूबर इन पोरबंदर गुजरात। महात्मा गांधी ही स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड और वहाँ से इंग्लैंड से जब वो वापस बैरिस्टर बन के आए तो उनको साउथ अफ्रीका में कुछ काम मिला और फिर वहाँ पे वो साउथ अफ्रीका जाते हैं एंड वहाँ पे वो बहुत साल रहते हैं। तो जब वो इंडिया में आते हैं ही इज़ ऑलरेडी इन हिज 40s और इंडिया में आते हैं तो इंडिया की ग्राउंड लेवल की सिचुएशन उनको ज़्यादा पता नहीं है। तो उनको सजेस्ट करते हैं यहाँ के लोग कि आप एक बार इंडिया का टूर करिए, एक बार इंडिया घूमिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि इंडिया में क्या सिचुएशन है। एंड बिकॉज़ उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट और बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स फाइट किए हैं अगेंस्ट ब्रिटिश, तो ही वाज़ क्वाइट पॉपुलर व्हेन ही केम बैक टू इंडिया एज़ वेल। उनको देखा जा रहा था कि ही कुड बी द नेक्स्ट लीडर ऑफ द मासेस। So when he came back to India, he came back with an idea of सत्याग्रह। सत्याग्रह जो था वो उन्होंने पहले ही इस आइडिया पे काम किया था इन साउथ अफ्रीका और जब वो इंडिया आते हैं वो सत्याग्रह पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं। सो सत्याग्रह मतलब क्या हुआ? सत्य मतलब ट्रूथ, आग्रह मतलब रिक्वेस्ट। सो व्हेन यू रिक्वेस्ट टू सर्च फॉर ट्रूथ, दैट इज नथिंग बट सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब आपको सत्य की आग्रह करनी है। कभी भी जब इनजस्टिस हो, ठीक है, आप उसके अगेंस्ट स्ट्रगल करो, लेकिन बिना फिजिकल फोर्स इस्तेमाल किए हुए, बिना किसी हिंसा के आपको सामने वाला जो आपका ऑप्रेसर है उसके कॉन्साइंस को यानी उसकी आत्मा को अपील करना है कि देखो मैं सही हूँ और तुम गलत। इसका मतलब इन शॉर्ट आपको सामने वाले की आत्मा जो भी आप पे ऑपरेशन कर रहा है, जो आपको दबा रहा है, जो आपका यहाँ पे जो आप पे ऑपरेशन कर रहा है, आपको उसको कन्विंस करना है, उसकी अंतरात्मा को कन्विंस करना है, बिना हिंसा के इस्तेमाल के, रिक्वेस्ट करके सिंपली कि देखो यार तुम गलत हो और मैं सही हूँ, यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है ना? तो बहुत हम्बल तरीके से आपको अपने ऑपरेसर को परसुएड करना है, उसको कन्विंस करना है, ठीक है, कि वो सच को देखे और कोई आपको हिंसा का इस्तेमाल नहीं करना है। So this was a very powerful tool which Mahatma Gandhi stressed upon, which was the idea of satyagrah. This also forms and becomes part of your question। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि महात्मा गांधी पे लिखिए, उनके इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में बताइए। ठीक है, सत्याग्रह को पैसिव रेजिस्टेंस भी बोला गया है। पैसिव मतलब आप एक्टिवली काम मत करो, आप एनर्जी का इस्तेमाल किए बिना, ठीक है, बहुत शांत तरीके से रेजिस्ट करो। ठीक है, जो आपको तंग कर रहा है, ठीक है, उसने अगर आपको कुछ करने के लिए बोला है, आप वो नहीं करोगे, लेकिन पैसिवली मतलब आप बिना अग्रेशन का इस्तेमाल किए हुए पैसिवली आप रेजिस्ट करोगे। सो दैट इज नथिंग बट सत्याग्रह। ठीक है, सो गांधी जी became a very very ardent supporter of this सत्याग्रह। एंड उस वक्त जब गांधी जी इंडिया का टूर कर ही रहे थे तो उनको बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट से एक आदमी आता है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ला।
वो गांधी जी को परसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज़ मेरे शहर आइए। और चंपारण में ब्रिटिशर्स ने फार्मर्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अन्याय किया है और जो वहाँ पे किया है, आप प्लीज़ उसके अगेंस्ट आके हमारे साथ बोलिए। और मैंने सुना है आपके बारे में दैट यू हैव डन क्वाइट अ गुड वर्क, सो प्लीज़ कम एंड हेल्प अस। और राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बहुत ज़्यादा परसुएड करते हैं और इस बात से कन्विंस होके फिर गांधी जी फाइनली 1916 में वो चंपारण जाते हैं। जब चंपारण जाते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि चंपारण में एक सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं तिन कठिया सिस्टम। तिन कठिया सिस्टम का मतलब है कि आपको अपने ज़मीन के 3/28 पार्ट में कंपल्सरीली इंडिगो की प्लांटेशन करनी होगी। इंडिगो प्लांटेशन से जो फार्मर्स थे उनका बहुत नुकसान हो रहा था, क्योंकि इससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती थी। और इंडिगो प्लांटेशन से बहुत ज़्यादा रिटर्न भी नहीं था, क्योंकि उस टाइम तक ऑलरेडी सिंथेटिक डाई इन्वेंट हो चुकी थी जर्मनी में। और अब धीरे धीरे नेचुरल डाई उगा के इस तरीके से उसकी बिक्री बहुत कम होती थी, और जो सिंथेटिक डाई था उसका ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा था। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा कम मतलब फार्मर्स पे जोर डाल के उनसे ज़बरदस्ती तीन कठिया सिस्टम के तहत इंडिगो ग्रो करवाते थे। और कुछ फ़ायदा नहीं होता था फार्मर्स को। ठीक है, तो चंपारण में जो पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। एंड उसी में राजकुमार शुक्ला जी जाते हैं और गांधी जी को कन्विंस करते हैं कि आप प्लीज हमारे साथ चंपारण आइए। सो गांधी जी व्हेन ही वेंट टू चंपारण, उन्होंने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। उनको मना किया गया कि चंपारण में एंट्री मत लो, ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया दैट यू कैन नॉट एंटर चंपारण। लेकिन ही वायलेटेड द ऑर्डर्स, उन्होंने नॉन कोऑपरेट किया उनके साथ और वो चंपारण में एंट्री किया। उन्होंने उन्होंने वहाँ पे एडवोकेट किया जो पेजेंट्स थे उनके फेवर में। एंड फाइनली उनकी बात ब्रिटिशर्स को माननी पड़ी। वहाँ पे जब वो गए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार, सो ही ऑल्सो हेल्प्ड गांधी जी ओवर देयर, ही वॉज अ लॉयर बैक देन। तो गांधी जी ने 1916 में उनका ये इवेंट रहा चंपारण में। उसके बाद 1917 में गांधी जी ही वेंट टू खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा में क्या था? खेड़ा में प्रॉब्लम ये हुई थी कि वहां पे उस साल 1917 में क्रॉप फेलियर हो गया था, बिकॉज प्लेग एपिडेमिक फैला हुआ था। वहां पे प्लेग प्लेग महामारी हो गई थी, जिसके कारण खेड़ा के जो फार्मर्स थे वो कुछ ग्रो नहीं कर पाए थे। क्योंकि वो कुछ ग्रो नहीं कर पाए थे तो वो कुछ टैक्स नहीं पे कर सकते थे ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स को कायदे से टैक्स लेना भी नहीं चाहिए था, है ना? लेकिन जब पेजेंट्स ने अपनी बात बोली तो ब्रिटिशर्स ने स्ट्रेस किया कि नहीं, यू हैव टू पे द टैक्सेस। और इसीलिए खेड़ा के जो फार्मर्स थे उन्होंने गांधी जी को रिक्वेस्ट किया दैट यू प्लीज कम एंड हेल्प अस। खेड़ा गुजरात में जब गांधी जी गए, अगेन ही कन्विंस्ड द ब्रिटिशर्स, देयर वाज नेगोशिएशन, देयर वाज डायलॉग, एंड फाइनली द ब्रिटिशर्स हैड टू अग्री टू द डिमांड्स ऑफ पेजेंट्स। और खेड़ा गुजरात में गांधी जी की मदद वहां पे उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने भी की थी, ही वाज आल्सो देयर। उसके बाद 1918 में एक और केस होता है जिसके कारण गांधी जी को जाना पड़ता है अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके प्रोटेस्ट का ये कारण था कि अगेन अहमदाबाद में भी एक महामारी फैली थी, जिसके कारण सब काम ठप हो चुका था, कोई काम नहीं चल रहा था। तो उस टाइम के जो अहमदाबाद के जो मिल वर्कर्स थे, जो मिल ओनर्स थे, उन्होंने कन्विंस किया मिल वर्कर्स को कि आप मेरे मिल में आके काम करो एंड आई विल गिव यू सम एक्स्ट्रा सैलरी। लेकिन जैसे ही एपिडेमिक खत्म हुआ तो ओनर्स ने वर्कर्स को सैलरी जो बढ़ा के दे रहे थे वो उतनी देने से मना कर दिया। बट द वर्कर्स वर एडमेंट कि हमने आपकी मदद की थी एपिडेमिक की सिचुएशन में, सो यू हैव टू गिव अस सम इंक्रीमेंट। और इस चीज़ पे नेगोशिएट कर नहीं पा रहे थे जो वहाँ के वर्कर्स थे और वहाँ के जो ओनर्स थे। इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए महात्मा गांधी जाते हैं अहमदाबाद, और वहाँ पे उन्होंने जो वर्कर्स हैं उनके इस चीज़ में उनको सपोर्ट किया। और महात्मा गांधी, बिकॉज नोबडी वाज लिसनिंग, तो महात्मा गांधी वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठ गए। और इस तरीके से गांधी जी के इन 3 बैक टू बैक मूवमेंट्स के कारण उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। एंड स्लोली एंड स्टेडीली ही इज सीन एज अ मास वर्कर, ही इज सीन एज अ मास लीडर, है ना? एंड गांधी जी अपने इस आइडिया ऑफ सत्याग्रह पे ही काम करते हैं, बिना वायलेंस का इस्तेमाल किए हुए, नेगोशिएशन से, पैसिव रेजिस्टेंस के थ्रू वो अपने ऑपरेसर्स को कन्विंस करते हैं टू सी द ट्रूथ, है ना? तो इस तरीके से 1916 का चंपारण इवेंट, 1917 का खेड़ा इवेंट और 1918 का अहमदाबाद इवेंट जो रहता है वो गांधी जी के और इंडिया के प्रोटेस्ट में बहुत एक इंस्ट्रूमेंटल इवेंट रहता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है
ठीक है, तो हमने 1.1 में जो टॉपिक्स देखे उसमें हमने देखा कि 3 क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूविंग अहेड 1.2 दैट इज द रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब 1919 में एक खास किस्म का एक्ट पास होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट उस समय की इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिशर्स ने पास किया था, ब्रिटिश असेंबली ने ये एक्ट पास किया था इंडिया में। ठीक है, इस एक्ट को पास करने का एम ये था कि इंडिया में कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो होगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होगा, ठीक है, उसको डिटेन कर लिया जाएगा फॉर 2 इयर्स अगर उसके पास किसी भी तरीके का वेपन दिखता है या वो गवर्नमेंट को अपोज करता है, तो उस इंसान को, उस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रॉलेट एक्ट था इसको इंडियंस ने बोला ब्लैक एक्ट। क्यों ब्लैक एक्ट? क्योंकि अगर आप ऐसा एक्ट पास कर दोगे तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट तो कर ही नहीं पाएगा, कोई भी अपने फ्रीडम के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज उठा नहीं पाएगा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स का ये कहना था कि हम ये एक्ट इसीलिए पास करें क्योंकि अभी अभी वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ है और चांसेस हैं कि जो हमारी एनिमी कंट्रीज यानी जो एक्सिस कंट्रीज हैं, एक्सिस पावर्स हैं, वो हमारे देश में कोई प्रोपागेंडा फैला सकते हैं, लोगों को भड़का सकते हैं। तो ताकि लोग भड़के ना, ठीक है, उनको कंट्रोल करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया। बट इन रियलिटी रॉलेट एक्ट और कुछ नहीं था, हमारे देश के पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। और इस चीज को बहुत सारे लोगों ने थ्रू आउट एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री अपोज किया, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी। और इस एक्ट के अगेंस्ट 6 अप्रैल को प्रोटेस्ट भी निकले। ठीक है, आपको रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखना जरूरी है बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट थ्रू आउट इंडिया बहुत सारे प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, बहुत जगहों पे रेलवे लाइंस, टेलीग्राफ के लाइंस, ये सब डिस्टर्ब कर दिए जा रहे थे। लेकिन ब्रिटिशर्स भी इसके अगेंस्ट काम कर रहे थे। जो प्रोटेस्ट कर रहा था रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स उनको हिरासत में ले रहे थे, जेल में डाल दे रहे थे। और वहां पे देखा गया कि अमृतसर में एक ऐसा इवेंट हुआ। ठीक है, अमृतसर जो कि पंजाब का एक सिटी है, वहां पे क्या हुआ कि 2 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, उनको अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक है, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक और थे, तो दो दो लोग थे जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, सत्यपाल मलिक एंड सैफुद्दीन किचलू। तो ये 2 एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट किया गया और उनके फेवर में बोलने के लिए, उस रिगार्डिंग बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बात करने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। ठीक है, और इंटरेस्टिंगली 13 अप्रैल को जिस दिन वो लोग इकट्ठा हुए उसी दिन एक और कारण था। उस दिन बैसाखी थी, तो बैसाखी मनाई जा रही थी पूरे सिटी में, पूरे शहर में, और लोग इकट्ठा हुए थे उस जलियांवाला बाग में। ठीक है, वहां पे बैसाखी को सेलिब्रेट करने के लिए। बट द पीपल ऑफ दैट एरिया वर नॉट अवेयर कि वहां पे एक मार्शल लॉ है जो कि इम्पोज किया गया है। ठीक है, पीपल वर नॉट अवेयर कि मार्शल लॉ मतलब कि कोई अपने घर से नहीं निकलेगा, कोई ऐसी गैदरिंग्स में नहीं निकलेगा। तो लोगों को पता नहीं था। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम में कोई इंटरनेट का सिस्टम नहीं था, कोई फोन, व्हाट्सएप, टेलीफोन, ऐसा कुछ नहीं रहता था। तो एक एक्ट पास कर दिया गया है और लोगों को पता नहीं है। पीपल आर गैदरिंग इन जलियांवाला बाग फॉर 2 reasons. One and most important reason was they were gathering to celebrate Baisakhi. The other also reason was that some people were gathering to protest or to discuss about the arrest of 2 political activists. ठीक है, और इस चीज का फायदा उठाते हुए, इस भीड़ का फायदा उठाते हुए, उनको डराने के लिए उस टाइम के जो मेयर थे वहाँ के, ठीक है, जनरल डायर, वो वहाँ पे घुसते हैं। ठीक है, ही वाज द जनरल ऑफ द आर्मी स्टेशन्ड इन अमृतसर। तो वो अपने ट्रूप्स को लेके जलियांवाला बाग में एंटर करते हैं और जलियांवाला बाग का बस एक ही एंट्री पॉइंट था। ठीक है, एक ही गेट था जिससे लोग एंटर कर सकते थे। तो जलियांवाला बाग के उस एंट्रेंस को बंद कर दिया जाता है और जनरल डायर अपने सारे ट्रूप्स के साथ अंदर घुसते हैं एंड उन्होंने उस पूरे क्राउड पे ओपन किलिंग शुरू कर दी। ठीक है, ओपन फायरिंग शुरू कर दी और जिसको गोली लग रही है वो लोग मरते जा रहे हैं। ठीक है, लोगों से ना ही बात की गई और वो सारे लोग अनआर्म्ड थे। ठीक है, उनमें से किसी के पास कोई वेपन नहीं था, ना ही वो किसी इंटेंशन से आए थे कि प्रोटेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे। ठीक है, और बिना किसी वार्तालाप के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी दोष के जलियांवाला बाग में घिरे हुए सारे लोगों को मार दिया गया। इट इंक्लूडेड मेन, विमेन, चिल्ड्रन, एल्डर्स, एवरीबॉडी। इनफैक्ट ऐसे ऐसे भी सीन्स देखे गए कि विमेन दे वर जंपिंग विद देयर किड्स इन द वेल्स। वहां पे जलियांवाला बाग में 2-3 कुएं थे, तो औरतें अपने बच्चों के साथ उसमें कूद जा रही है कि भाई ऐसे मर जाएंगे लेकिन गोलियों से नहीं मरेंगे। सो दिस वाज अ वेरी वेरी हीनियस एक्ट विच वाज कैरीड ऑन
बाय द ब्रिटिश। और बाद में जनरल डायर ने बोला कि ये एक मोरल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए किया जा रहा था, मतलब लोगों के दिमाग में डर बैठाने के लिए मैंने ये काम किया। एंड बाद में इस एक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, ठीक है? और ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, उनको सप्रेस कर रहे हैं, उन स्ट्राइक्स को भी सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सप्रेस कैसे कर रहे हैं? उनको ज़बरदस्ती बोल रहे हैं कि यू हैव टू रब योर नोज़ ऑन द ग्राउंड, आपको स्ट्रीट पे क्रॉल करना पड़ेगा, आपको सैल्यूट करना पड़ेगा सारे लोगों को। फ्लॉगिंग्स हो रही है, फ्लॉगिंग्स मतलब कोड़े बरसाए जा रहे हैं लोगों पे, लोगों को कोड़े मारे जा रहे हैं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों को ह्यूमिलिएट किया जा रहा है ना? सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी लोगों को डराने के लिए। तो हमने क्या देखा, रॉलेट एक्ट वाज़ पास्ड। रॉलेट एक्ट के कारण कहीं न कहीं जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, और जलियांवाला बाग मैसेकर को सप्रेस करने के लिए वापस से और सप्रेस किया जा रहा है लोगों को, मास फ्लॉगिंग्स हो रही हैं, ठीक है? तो इस तरीके से इंसिडेंसेस हम देखते हैं। तो जब जलियांवाला बाग हुआ, तो उस चीज़ के प्रोटेस्ट में बहुत सारे जो हमारे उस टाइम के फेमस पर्सनैलिटीज़ थे, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, मिस्टर रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है? उन लोगों ने अपने उनको मिले हुए अवार्ड्स उन्होंने अ रिटर्न कर दिए ब्रिटिशर्स को। महात्मा गांधी को अवार्ड मिला था कैसरे हिंद बाय द ब्रिटिशर्स, और रविंद्रनाथ टैगोर को भी उनको भी अवार्ड मिला था, ठीक है? उनको भी लॉर्डशिप दिया गया था। तो उन्होंने वो दोनों अवार्ड्स, महात्मा गांधी जी ने भी और रविंद्रनाथ टैगोर ने, दोनों ने वो अवार्ड्स रिटर्न कर दिए इन रिस्पॉन्स टू जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स, टू शो सपोर्ट टू द विक्टिम्स ऑफ द इंसिडेंट्स, ठीक है? अब ये फील किया गया कि देखो जलियांवाला बाग हुआ है, रॉलेट एक्ट हुआ है, ये सब बहुत हीनियस एक्ट्स हैं जो कि हमारे देश में हुए हैं, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसी को देखते हुए हमारे देश में शुरुआत होती है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले एक और लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो था खिलाफत कमेटी, ठीक है? तो खिलाफत कमेटी क्या है? देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ा था टर्की। टर्की में एक एम्पायर चल रही थी जिसको बोलते ऑटोमन टर्की, ठीक है? इस ऑटोमन एम्पायर के जो हेड थे, जो किंग थे ऑटोमन एम्पायर के, उनको बोला जाता था खलीफा। और खलीफा मुस्लिम्स के रिलीजियस लीडर माने जाते थे। तो आप मुस्लिम किसी भी देश में हो, लेकिन उस टाइम जितने भी मुस्लिम्स थे उन सब के लिए जो उनके रिलीजियस हेड थे वो थे खलीफा। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो ऑटोमन टर्की जो थी वो हार गई। वो हारी तो खलीफा जो थे उनको उनके पोजीशन से हटा दिया गया, और टर्की में जो पूरा सिचुएशन था वो चेंज हो गया। इसके कारण वो सारे मुस्लिम्स थ्रू आउट द वर्ल्ड जो कि खलीफा को अपना हेड मानते थे, वो सब बहुत नाराज हो गए। उनको लगा कि हमारे रिलीजन पे खतरा हुआ है, ये सिर्फ टर्की हारा नहीं है वॉर में, ये हमें नीचा दिखाने के लिए किया जा रहा है। और इस चीज के प्रोटेस्ट में दो भाई थे जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इन दोनों ने इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी, ठीक है? ये खिलाफत कमेटी फॉर्म हुई थी बॉम्बे में इन मार्च 1919। तो खिलाफत कमेटी ने भी अपना सपोर्ट दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, एंड गांधी जी अलोंग विद खिलाफत कमेटी ये दोनों यूनाइट हुए और इन्होंने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। एंड एट द कैलकाटा सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 he convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of खिलाफत as well as for स्वराज, ठीक है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कॉज क्या है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का? तो कॉज में हमें लिखना है रॉलेट एक्ट, ठीक है? एक ये रीजन है। आप जलियांवाला बाग मैसेकर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको खिलाफत इशू भी डालना है, एंड इन एडिशन टू दैट स्वराज, ठीक है? गांधी जी का एम था कि हमें अपने देश के लिए स्वराज की डिमांड करनी है, मतलब हम लोग अपने देश में खुद रूल कर सके, हमें ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है? तो हमें इस चीज़ के डिमांड के साथ अपना स्टार्ट करना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, तो क्वेश्चन आता है कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू ही क्यों किया? तो यहाँ पे वापस हम देखते हैं कि गांधी जी ने 1909 में एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज, ठीक है? हिंद स्वराज में गांधी जी ने बताया था कि कैसे इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर पा रहे हैं बिकॉज इंडियंस ही कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर इंडियंस कोऑपरेट करना बंद कर देंगे ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, अगर हम
कोऑपरेशन से हम अगर आ जाएंगे नॉन कोऑपरेशन पे, तो ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर जा सकते हैं। तो गांधी जी का जो ये आइडिया था हिंद स्वराज में कि हमें स्वराज चाहिए, स्वराज के लिए हमें नॉन कोऑपरेट करना पड़ेगा, इसी आइडिया के बेसिस पे गांधी जी ने स्टार्ट किया हमारे देश में 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, ये कोऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो पास हुआ था कैलकाटा सेशन में 1920 में। ये मैप का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, मैप में लोकेट करना होता है कि 1920 में खिलाफत कमेटी और कांग्रेस साथ में कब आई, कौन से सेशन में आए, कहाँ पे हुआ था ये सेशन, ये मैप के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, और गांधी जी ने ये लोगों से रिक्वेस्ट किया दैट वी हैव टू कीप दिस मूवमेंट नॉन वायलेंट, यानी हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना है और नॉन कोऑपरेट करना है। ठीक है, नॉन कोऑपरेट मतलब आपको कुछ काम बोला जाएगा करने के लिए, आपको उसको अनसुना कर देना, आपको वो काम नहीं करना है। और गांधी जी ने सजेस्ट किया कि इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें जितने भी ब्रिटिश टाइटल्स मिले हैं, जिन भी लोगों को गवर्नमेंट के द्वारा ब्रिटिश टाइटल्स मिले, हमें वो टाइटल सरेंडर कर देने, यानी कोई भी लॉर्ड या जो भी फलाना फलाना जो टाइटल मिला है वो उसको गिव अप कर देना है। उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम कोई नहीं देगा, कोई सिविल सर्विसेज का हिस्सा नहीं बनेगा। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सारी चीज़ों को हमें बॉयकॉट कर देना है। मतलब ब्रिटिश सरकार हमें जिन तरीकों से कंट्रोल कर पा रही है, हमें उन सारे तरीकों को छोड़ देना है। ठीक है, और गांधी जी और शौकत अली पूरे देश भर में टूर करते हैं कि इस मूवमेंट को और ज़्यादा पॉपुलराइज कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट होता है। बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग तरीकों से इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। And finally, at the Congress session at Nagpur in December 1920, a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted. है ना? तो इस मूवमेंट को नागपुर में अडॉप्ट किया गया, कैलकाटा सेशन में प्रपोज किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि डिफरेंस क्या है दोनों सेशंस में। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फाइनली स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं द बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ, कि कैसे ब्रिटिश के जो मटेरियल है, जो भी फॉरेन मटेरियल है जो हमारे देश में आते थे, उनको बॉयकॉट किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड सब चैप्टर में कि कैसे अलग अलग लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था वो 1921 से फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, और हर तबके के लोग जो थे वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। टाउन्स में भी मूवमेंट हो रहा था, रूरल एरियाज में, विलेजेस में भी मूवमेंट हो रहा था। तो टाउन्स में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे? टाउन्स में यूजुअली जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेंट्स थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, खासकर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे स्कूल्स कॉलेजेस छोड़ दिया। एनीवे आई नो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, आप लोगों को लग रहा होगा काश मैं भी ऐसा कर सकता, बट यू हैव टू बी हैप्पी दैट वी आर अ फ्री कंट्री। ठीक है, तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड टू गिव अप स्कूल्स। तो पहला था स्टूडेंट्स वर गिविंग अप स्कूल्स। उसके बाद जो काउंसिल इलेक्शंस होते हैं वो सारी चीज़ों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पार्टीज बोल रही थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोग बोल रहे थे कि हम काउंसिल इलेक्शंस में वोट नहीं डालेंगे, एक्सेप्ट जस्टिस पार्टी। ठीक है, जिसने बोला कि हम तो पार्टिसिपेट करेंगे भाई, बाकी लोग देखो अपना। एनीवेज, उसके बाद और दूसरा क्या देखने को मिल रहा था, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था। लीकर शॉप से पिकेटिंग हो रही थी। पिकेटिंग मतलब क्या होता है? पत्थर फेंकना। है ना? तो उस टाइम में जो भी दारू के दुकान होते थे जो कि ब्रिटिशर्स ओपन करके रख रहे थे, उन पे यूजुअली विमेन, एंड in fact lot of people, they used to go and throw stones on these shops. ठीक है, दिस वाज आल्सो साइन ऑफ प्रोटेस्ट। उसके बाद बहुत जगहों पे बॉन फायर्स होते थे, पब्लिकली कपड़ों को जलाया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया कि कैसे ब्रिटिशर्स जो कि हमारे देश में 102 करोड़ रेवेन्यू कमाते थे, इस प्रोटेस्ट के कारण उनका रेवेन्यू पूरा गिर गया 57 करोड़ पे। है ना? सो दिस वाज अ विन विन थिंग फॉर अस। और इसके कारण क्या हुआ, इंडियन प्रोडक्ट्स उनको भी हेल्प मिलती। तो देखा गया कि ये 2 3 4 तरीकों से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे टाउन्स में, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी थे। ये मूवमेंट इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता टाउन्स में। इसका रीजन ये था कि अगर हम फॉरेन क्लोथ्स जला देंगे तो हमें पहनना पड़ रहा था खादी। और खादी जो था वो उस टाइम में बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि खादी बनता था हैंडलूम से, वो पावर लूम से नहीं बनता था। तो कितने समय तक लोग महंगा कपड़ा खरीद के पहनते, वो लोग जो कि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ऑलरेडी उनको इतना खर्चा हो रहा है, इनकम नहीं है। तो पॉसिबल था नहीं कि इस मूवमेंट में इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन क्लोथ्स को गिव अप करके। ठीक है, दूसरा ये था कि जो स्टूडेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स जो
ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस छोड़ रहे हैं तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था। ऐसा नहीं कि तुम ब्रिटिश स्कूल छोड़ दो, तुम इंडियन स्कूल में जा सकते हो, है ना? अगर आप एजुकेशन ही लेना छोड़ दोगे तो पर्पस ही क्या रहेगा? आप अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे पाओगे फ्रीडम स्ट्रगल को? पढ़ाई तो ज़रूरी है ना? तो हमारे पास कोई ऑल्टरनेट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन भी नहीं था। तो ये 2 मेजर रीज़न्स थे जिसके कारण क्या हुआ कि जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए प्रोटेस्ट में। दे हैड टू रिवर्ट बैक, दे हैड टू गो बैक टू द सेम इंस्टीट्यूशंस व्हिच दे लेफ्ट, है ना? ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ा। तो ये था टाउन्स में। कंट्री साइड यानी विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में क्या हो रहा था? तो रूरल एरियाज़ में अलग-अलग तरीके से लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। यहाँ पे आपको बताया गया अवध, अवध मतलब आज का यूपी। ठीक है, यूपी कानपुर वाला जो एरिया है वो। ठीक है, वहाँ पे एक स्पेशल पेजेंट जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, इनके बारे में बताया जाता है। बाबा रामचंद्र कौन थे? ये एक सन्यासी थे, साधु बाबा थे जो कि फिजी से आए थे। ठीक है, फिजी में गए थे, उनको जबरदस्ती एज इंडेंचर्ड लेबरर, मतलब फिजी में जो ब्रिटिश प्लांटेशंस होते थे उसमें काम करने के लिए इंडिया से बहुत सारे लोगों को लेके जाया जाता था। तो वैसे ही एक लेबरर थे, ठीक है, रामचंद्र बाबा, जिनको लेके जाया गया था फिजी में। लेकिन जब वो वहां से वापस इंडिया आते हैं, ही बिकम्स अ सन्यासी। ठीक है, और जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता है तो वो डिमांड करते हैं पेजेंट्स के साइड से कि हमारे टैक्सेस कम कर दिए जाए। ठीक है, उस टाइम में जो फार्मर्स होते थे उनको रूरल एरियाज में बेगार करना पड़ता था। बेगार मतलब फ्री वर्क फॉर द लैंडलॉर्ड। तो बाबा रामचंद्र जो कि अब इंडिया में आके एक सन्यासी, एक पेजेंट बन चुके थे, उन्होंने बोला कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, उसके अंडर हमारी ये डिमांड्स हैं कि रेंट कम किया जाए, बेगार को कम कर दिया जाए, ठीक है, बेगार ना कराया जाए। बेगार मतलब फ्री वर्क, है ना? इस तरीके से हमें हमारा कोई सिक्योरिटी नहीं है ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब हम लोग कितने समय तक लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे काम करेंगे वो फिक्स नहीं रहता, हमें कभी भी हटा दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हटाया जाए। जितना भी ऑपरेसिव सिस्टम है लैंडलॉर्ड्स का, उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाए। तो ये बाबा रामचंद्र का डिमांड था, ठीक है? तो अवध में इनका एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल रहा है चेंज लाने में, ठीक है? साथ-साथ बहुत जगहों पे देखा गया कि नाई-धोबी बंद कराए जा रहे हैं। नाई-धोबी बंद मतलब जो भी नाई होते थे, नाई मतलब बार्बर, धोबी मतलब जो कपड़े धुलने वाले, वॉशरमैन, ठीक है? इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है? और आप देखोगे कि रूरल एरियाज़ में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वो ब्रिटिश से ज़्यादा इंडियन लैंडलॉर्ड्स पे चल रहा था, ठीक है? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने से ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में जो लोग थे, उनके लिए जो एनिमी थे वो इंडियन लैंडलॉर्ड्स थे, इंडियन रिच लैंडलॉर्ड जो कि ब्रिटिशर्स को जो कि इंडियंस को, इंडियन फार्मर्स को सप्रेस करके रखते थे, है ना? तो इनका जो डायरेक्शन था वो थोड़ा अलग ही था। तो यहाँ पे बाबा रामचंद्रन का कंट्रीब्यूशन देखा हमने, ये देखा कि नाई धोबी बंद हो रहे थे, है ना? तो इसके अलावा ये भी देखा गया कि औद किसान सभा, औद मतलब अवध, ठीक है? तो औद किसान सभा सेटअप किया जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, ताकि फार्मर्स को एक साथ इकट्ठा करके प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करवाया जा सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अवध के जो पेजेंट्स थे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इन एडिशन बहुत जगहों पे तलुकदार और मर्चेंट्स जो होते थे उनको अटैक किया जा रहा था पेजेंट्स के द्वारा, उनको लूट लिया जा रहा था, उनके यहाँ से ग्रेन्स ये सब जबरदस्ती ले लिया जाता था। तो इस तरीके से रूरल एरियाज में ये मूवमेंट स्प्रेड कर रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे ट्राइबल्स की। ट्राइबल्स किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो ट्राइबल्स को भी स्वराज का जो आइडिया था वो थोड़ा अलग तरीके से समझ में आया। आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। गुरिल्ला मूवमेंट क्या होता है? जब आप फॉरेस्ट में छुप के अटैक करते हो, ठीक है, उसको गुरिल्ला मूवमेंट बोलते हैं, जो छत्रपति शिवाजी महाराज भी करते थे, है ना? तो उसी टाइप का एक मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट यानी अटैक करने वाला, ऐसे छुप के फॉरेस्ट में अटैक करने वाला जो मूवमेंट था, वो ट्राइबल्स ने स्टार्ट कर दिया था, एंड दिस वाज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे बड़े-बड़े फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया गया था, जिसके कारण ट्राइबल्स फॉरेस्ट में घुस नहीं पाते थे, कोई फ्यूल वुड कलेक्ट नहीं कर पाते थे, जो एनिमल्स थे उनको ग्रेज नहीं करा पाते थे, मतलब उनको चारा नहीं खिला पाते थे फॉरेस्ट में। तो इसके कारण जो ट्राइबल्स थे वो खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी थे ब्रिटिशर्स से, है ना? तो जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उनको लगा कि भाई ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और हम लोग इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करें। साथ-साथ उनको भी बेगार कराया जाता था, फ्री में काम कराया जाता था, रोड बनवाया जाता था,
ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट उन्होंने सोचा कि वी हैव टू प्रोटेस्ट। और उसी में आप एक फेमस पर्सनालिटी के बारे में पढ़ोगे जिनका नाम है अलूरी सीतारमन राजू। ठीक है, अलूरी सीतारमन राजू ही वॉज लीडर ऑफ दैट एरिया। और साथ साथ उनके कुछ और भी दावे थे, उनको लगता था दैट ही हैज स्पेशल पावर्स, ही हैज मैजिक, वो लोगों को हील कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि लोग प्रोटेस्ट करें, लोग मिलिटेंट तरीके से पार्टिसिपेट करें। बट यू नीड टू रिमेंबर दैट गांधी जी सेड दैट दिस मूवमेंट हैज टू बी पीसफुल, है ना, एंड अलूरी सीतारमन राजू वाज आस्किंग पीपल टू बी वायलेंट। बट डिस्पाइट दैट राजू टॉक वेरी हाईली ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की बहुत सारी चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। बस वो लोगों को जैसे वो बोलते थे कि खादी पहनना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनका ये मानना था कि प्रोटेस्ट के बिना, मतलब सिर्फ प्रोटेस्ट से हम लोग फ्रीडम नहीं ले सकते, हमें साथ साथ मिलिटेंट मूवमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें थोड़ा अटैक करना पड़ेगा, है ना। तो अलूरी सीतारमन राजू ही ऑल्सो प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। ही लेड द ट्राइबल्स ऑफ आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाउएवर ही वाज किल्ड बाय ब्रिटिश इन एक्शन, बट नाउ ही इज अ फोक हीरो। वहाँ के लोगों के लिए ही इज अ हीरो हु स्टिल फॉन्डली रिमेम्बर्ड। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे टाउन्स में प्रोटेस्ट हुए, हमने देखा कि कैसे कंट्री साइड में प्रोटेस्ट हुआ, और फिर हमने देखा कि कैसे ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट किया। आपको इन सब के प्रोटेस्ट को बताना है कि किसने कैसे प्रोटेस्ट किया, तरीका क्या था, और किस कारण किया, और वो प्रोटेस्ट फेल क्यों हो गया। ठीक है, वैसे कंट्री साइड में बताओगे कि कंट्री साइड में लोगों ने क्यों प्रोटेस्ट किया, कौन कौन लोग थे जो कि प्रोटेस्ट किए, और उसमें आपने पढ़ा बाबा रामचंद्र के बारे में, वो बताना है। ट्राइबल्स में बताओगे कि कैसे लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्यों प्रोटेस्ट किया, यहाँ पे इनके लीडर कौन थे, वो बताना है। एंड दिस ऑल्सो बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनफैक्ट अब अगर आप PYQ देखोगे ध्यान से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल फाइंड कि ऑल्टरनेट ईयर्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉज एंड हाउ पीपल हैव पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, ये ऑल्टरनेटली पूछा जा रहा है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे प्लांटेशंस में भी मूवमेंट हुए। ठीक है, तो प्लांटेशंस मतलब क्या, ब्रिटिशर्स को बहुत खाली एरिया चाहिए होता था जिसपे वो लोग एक ही टाइप के क्रॉप्स को ग्रो कर पाए। ठीक है, उनको ये बोलते थे प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मतलब व्हेन यू ग्रो सेम टाइप ऑफ प्लांट ऑन अ वेरी लार्ज एरिया, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। इन प्लांटेशंस में जबरदस्ती लेबरर्स को उठा के लेके जाया जाता था। बहुत प्लांटेशंस इंडिया से बाहर होते थे, तो इंडियंस को उठा के उन प्लांटेशंस में लेके जाया जाता था, जैसे फिजी में लेके गए, श्रीलंका में लेके गए, चाइना में लेके गए, इंडोनेशिया में लेके गए, बर्मा में लेके गए। तो यहाँ पे प्लांटेशंस होते थे, बहुत ज़बरदस्ती उठा के इन लोगों को लेके जाया जाता था, और उनको वापस आने के लिए अलाउ नहीं करते थे। ठीक है, और एक एक्ट पास हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जिसके तहत प्लांटेशन वर्कर्स को बिना परमिशन के घर आना मना था। ठीक है, तो प्लांटेशन वर्कर्स की भी अपनी प्रॉब्लम थी, उनका एक अलग रीज़न था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंगर का। ठीक है, तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो उनको लगा कि अब हमारी सिचुएशन सुधरेगी, गांधी जी आएंगे एंड हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, हम लोग अपने गांव जा पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स डिफाइड द अथॉरिटीज एंड लेफ्ट द प्लांटेशंस एंड हेडेड होम। ये सारे प्लांटेशन वर्कर्स घर निकल गए। ठीक है, रास्ते पे ही चल चल के, रेलवे ट्रैक्स को फॉलो कर करके निकल गए। हाउएवर दे वर कॉट बाय द ब्रिटिश एंड बीटन अप, है ना, क्योंकि वो अलाउड ही नहीं था उस टाइम में उनको, और ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया और प्लांटेशन वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट में, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है, इनके कंट्रीब्यूशन को याद रखना ज़रूरी है ना। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को सप्रेस किया। ठीक है, लेकिन ये जो मूवमेंट था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 तक में इस मूवमेंट को रोकना पड़ा। इसका कारण ये था, जिसको हम बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट्स। ठीक है, चौरी चौरा नाम का एक गांव था गोरखपुर में, गोरखपुर यूपी में। ठीक है, इस गांव में क्या हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वो गोरखपुर चौरी चौरा के जो पुलिस थे उनके साथ भिड़ गए। ठीक है, और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। उस पुलिस स्टेशन में जलने वाले लोग जो थे, आधे इंडियंस थे, आधे ब्रिटिशर्स थे। तो गांधी जी, जिनका कहना था कि वी हैव टू मेक दिस मूवमेंट नॉन वायलेंट, हमें पीसफुली बिना हथियार के, बिना हिंसा के लड़ना है, और आप लोगों ने हिंसा करके इस मूवमेंट का जो एम था उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, हमें
पैसिव रेजिस्टेंस करना था, हमें एक्टिव रेजिस्टेंस नहीं करना था, है ना। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को इमीडिएटली फिर स्टॉप कर दिया, उन्होंने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे चौरी चौरा इंसिडेंट्स के कारण ये जो मूवमेंट है वो खत्म हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग रखते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सब चैप्टर 3 एंड सब चैप्टर 4, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बट टिल नाउ यू हैव गॉन थ्रू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हर सब चैप्टर में हमने देखा कि 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं। प्लीज आई एडवाइस यू टू राइट दोज क्वेश्चंस समवेयर एंड आंसर दीज क्वेश्चंस. These questions will be kind of your notes for your board examinations. I hope you like this. If you have any doubt, do comment in the comment section. Thank you.